हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जल विद्युत शक्ति। प्राकृतिक जो संसाधनों में जल सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त या हम कहें कि सबसे ज़्यादा अपरिहार्य जो संसाधन है वो जल ही है। दैनिक जीवन के लिए विविध उपयोगों, सिंचाई, कृषि, उद्योग तथा परिवहन के अतिरिक्त जल का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। देखो, जल का उपयोग हम दैनिक जीवन में पानी पीने में, खाना बनाने में, इन सब में तो करते ही हैं। फिर सिंचाई में, यानी कि फसलों को पानी देने के लिए सिंचाई के रूप में भी जल का प्रयोग करते हैं। उद्योगों में भी जल का काफ़ी प्रयोग होता है। परिवहन के लिए भी हम नदी या जो जल यातायात है, समुंदर, नदी, झीलें, ये सभी परिवहन के लिए भी हम जल का प्रयोग करते हैं। साथ ही जल विद्युत उत्पादन भी हम जल से करते हैं। और देखो, मानव ने क्या किया है कि जल की ऊर्जा का प्रयोग पवन चक्कियों द्वारा अपने विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो करता आ रहा है। लेकिन जल द्वारा विद्युत उत्पादन 20वीं शताब्दी की देन है, जिसमें टरबाइन, डायनेमो तथा पोर्टलैंड सीमेंट द्वारा क्या किया गया, नदियों पर बांध बनाने और इन 3 बड़े आविष्कारों से क्या हुआ, जल विद्युत उत्पादन का विकास संभव हो सका। और जल विद्युत का ऊर्जा के साधन के रूप में प्रयोग अधिकांश अभी जो है वो विकसित देशों में ही किया गया है। अब देखो, इसमें क्या होता है कि जब नदी होती है तो उसके पानी को रोक के बांध बनाया जाता है और उसके पीछे जलाशय बनाया जाता है। और उस पानी को बहुत तेज गति से जब वो ऊपर बांध से पानी नीचे गिरेगा तो टरबाइनों पे डाला जाता है, और टरबाइन जब घूमते हैं तो उनसे विद्युत उत्पन्न किया जाता है। अब जल विद्युत का महत्व क्या है? तो सबसे पहला महत्व है कि जल एक अक्षयशील तथा नवीनीकरण रिन्यूएबल संसाधन है। जबकि जैसे हम देखते हैं कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है तथा जो भी आणविक खनिज है वो सब क्या है, क्षयशील है, नष्ट हो जाते हैं। अनवीनीकरण है, यानी कि उनको दोबारा से हम यूज़ में नहीं ले सकते, जिनका हम रिसाइकलिंग या रीयूज़ भी उनका संभव नहीं है। तो ये सब कारण है कि जल विद्युत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा, जल एक प्रदूषण मुक्त और एक क्लीन संसाधन है। जबकि हम देखते हैं कि कोल या पेट्रोल को जलाने पे काफ़ी प्रदूषण फैलता है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। जल विद्युत है वो उद्योगों के विकेंद्रीकरण में सहायक होता है, यानी कि जैसे कि हमने देखा था कि जो कोयला या पेट्रोल है उसके पास, कोयले के पास ही बहुत सारे उद्योग लगते हैं, क्योंकि उनको परिवहन करने में काफ़ी व्यय हो जाता है। लेकिन जल विद्युत कहीं भी उत्पन्न करके उसको तारों के द्वारा आसानी से उद्योगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो इस तरह से जल विद्युत उद्योगों के विकेंद्रीकरण में सहायक है, और ये उन क्षेत्रों में भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है जहां उद्योग कच्चे माल के पास लगे हों। तो इस तरह ये किसी भी देश के लिए क्या करता है, संतुलित प्रादेशिक विकास में बहुत सहायक सिद्ध होता है। अगला है कोयला और पेट्रोलियम भारी पदार्थ जिनके परिवहन में वे धन का वे अधिक होता है। ये तो डेफिनेट है कि कोयला अगर लोड करके ले जाते हैं या पेट्रोलियम का पाइपलाइनों के द्वारा उसको दूसरी जगह भेजा जाता है तो उसमें धन का खर्च अधिक होता है। इसके विपरीत जल विद्युत का कोई भार नहीं होता, और इसका जो पार्टिसिपेशन है वो तारों द्वारा किया जाता है। अब देखो, जल विद्युत के लिए आवश्यक दशाएं क्या क्या हैं? तो इसके लिए कुछ भौतिक दशाएं आवश्यक और कुछ आर्थिक दशाएं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पहले भौतिक दशाएं। तो प्रवाही जल में ऊर्जा की मात्रा नदी में जल की मात्रा तथा उसकी गति पर निर्भर करता है। यानी कि जल की मात्रा अधिक है, गति अधिक है, तो डेफिनेट है कि उसमें ऊर्जा की मात्रा अधिक होगी। और नदी का वेग किस पे निर्भर करता है? मार्ग के ढाल पर निर्भर करता है। दूसरा, नदी सदावाहिनी होनी चाहिए और उसमें जल की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जल घट बढ़ रहा हो तो उससे भी मतलब जल विद्युत को उत्पादन नहीं कर सकते। तो सतत ऊर्जा उत्पादन के लिए नदी का सदावाहिनी होना आवश्यक है। तीसरा है कि जो नदी जिस रास्ते में बह रही है वहाँ पर जल विद्युत उत्पादन के विकास के लिए उसके मार्ग में
प्रपात होना आवश्यक है। और जहाँ देखो प्रपात क्या होता है, जब किसी ऐसी चट्टान आ जाती है कठोर नदी के मार्ग में कि नदी उसका अपरदन नहीं कर पाती और उस पर पानी ऊपर से नीचे बहुत तेज गति से गिरता है, तो उसको प्रपात कहते हैं। ये एक आदर्श स्थिति होती है या आदर्श दशा होती है जल विद्युत उत्पादन के लिए। नदी की ऊर्जा को विद्युत शक्ति में बदलने के लिए उसके प्रवाह को स्थिर करना आवश्यक होता है। और इसके लिए क्या करना पड़ता है, नदी पर बांध बनाना पड़ता है। और बांध के पीछे क्या होता है, एक बहुत बड़ा जलाशय होता है जिसमें वर्ष भर पानी भरा रहता है। तो अब देखो बांध के स्थान का जो चुनाव है वो बहुत सावधानी से करना चाहिए कि वहाँ पर सारी दशाएं देखनी चाहिए कि कहीं बांध लीकेज ना हो जाए। अगर ऐसा देखो काफ़ी बार हम सुनते हैं ना कि वहाँ पर बांध लीकेज हो गए तो पूरा का पूरा बाढ़ ग्रसित क्षेत्र बन जाता है, तो काफ़ी नुकसान होता है। तो बांध का जो स्थान है उसका चयन बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आर्थिक दशाएं, तो जल विद्युत के विकास के लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ है वो क्या है, बाजार। और औद्योगिक रूप से विकसित या वाणिज्य रूप से उन्नत जो आबाद क्षेत्र होते हैं उनमें जल विद्युत की मांग अधिक होती है, तो वहाँ पर देखो जल विद्युत का अधिक विकास होगा। और दूसरा है नदियों पर बांध बनाने के लिए या शक्ति गृहों की स्थापना करने तथा जल विद्युत का खपत के क्षेत्रों तक जो भेजने के लिए क्या होता है, भारी पूंजी की आवश्यकता होती है, भारी पूंजी का निवेश करना पड़ता है। अगला, जल विद्युत उत्पादन के लिए जो अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हेतु परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। इसके लिए उच्च स्तर की जो प्राविधिक या तकनीकी ज्ञान तथा दक्षता का होना भी आवश्यक है। कोयले या तेल का अभाव होने पर किसी क्षेत्र में जल विद्युत का विकास क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है, यानी कि वहाँ पर तो फिर जल विद्युत का विकास करना ही पड़ता है, ये सभी अगर और आवश्यक दशाएं वहाँ उपलब्ध है तो। अब आता है विभव एवं विकसित जल विद्युत शक्ति का वितरण। अब देखो विभव और विकसित दोनों अलग अलग है। विभव का अर्थ होता है जहाँ कितनी संभावना है, और विकसित यानी कि संभावनाओं में से कितना % उसका हम यूज कर रहे हैं उन संभावनाओं का, तो वो उसका विकसित होगा। तो विभव, अब देखो संसार में जो जल शक्ति के संसाधन है उनका वितरण बहुत विषम है, और इसके कारण विश्व में जल शक्ति के विभव तथा विकास में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। अब देखो जल शक्ति का विभव, विश्व में जल शक्ति के विभव का अनुमान लगभग 657 मिलियन हॉर्स पावर है, और इतना जो विभव है हमारे पूरे दुनिया में उसका केवल 15% ही क्या है, विकसित है। एशिया, अफ्रीका, पूर्व सोवियत संघ में विश्व की कुल विभव जल शक्ति का 70% विद्यमान है, यानी कि इन महाद्वीपों में जो विश्व की कुल विभव शक्ति है उसका 70% विद्यमान है। अब हम एक एक महाद्वीप का जल विभव पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आता है अफ्रीका में। तो अफ्रीका में विश्व की कुल विभव जल शक्ति का लगभग 40% विद्यमान है। और देखो जो अफ्रीका का जो ये है जल संसाधन, अधिकतर जो जल संसाधन है वो भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री से दोनों तरफ 15 अक्षांशों के बीच स्थित है। अब इसका कारण भी पता है हमें कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र है तो वहाँ पर भारी बारिश होती है, और बारिश भी कितनी 300 सेंटीमीटर से वार्षिक से अधिक होती है। और यही कारण है कि अफ्रीका का जो ये क्षेत्र है यहाँ पर जल संसाधनों की अधिकता है, और यहाँ की जो विभव शक्ति है, विभव जल शक्ति वो 40% है। इसमें जो कांगो नदी है वो विश्व की सर्वाधिक विभव जल शक्ति मौजूद है उसमें, क्योंकि वहाँ पर वनों की प्रचुरता है, दलदलों की उपस्थिति है तथा वर्षा निर्भर सहायक नदियों की बड़ी संख्या होने के कारण वो क्या होती है, वर्ष भर उसका प्रवाह बना रहता है, और पानी की जो मात्रा है या नदी का आयतन है वो भी अधिक होता है। जाम्बेजी तथा उसकी सहायक नदियाँ और नील नदी का भी विभव विशाल है। अब देखो आप कहोगे कि नील नदी तो मिस्र में से होके गुजरती है जहाँ मरुस्थल है, लेकिन नहीं, नील नदी निकलती कहाँ से है, नील नदी जो निकलती है वो उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों से निकलती है, और यही कारण है कि यहाँ पर वर्ष भर बारिश होती है, और जिसके कारण इसका मार्ग क्या होता है, द्रुत वहाँ
स्थित है इसके मार्ग में। तो ये सब कारण है कि नील नदी में भी जल विभव शक्ति मौजूद है। लेकिन इसके विपरीत जो उत्तरी अफ्रीका है, जिसमें बहुत सारे देश हैं जैसे मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इनमें तथा दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, अब देखो जो उत्तरी अफ्रीका है इसमें सहारा मरुस्थल है, और जो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका है जिसमें हमने कालाहारी, नामीबिया जो मरुस्थल है वो स्थित है, तो इन प्रदेशों में जल शक्ति विभव बहुत कम है। तो ये था अफ्रीका महाद्वीप का विभव जल शक्ति। अब हम पढ़ते हैं एशिया में। तो देखो एशिया में उच्च पर्वतीय तथा पठारी भूमि का विस्तार है, किंतु यहाँ की जल जो विभव जल शक्ति का अनुपात है वो कम है, और इसके कारण है कि जो दक्षिणी पश्चिमी एशिया है या मध्यवर्ती तिब्बत का पठार एवं मरुस्थल भी है, जैसे गोबी का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, या फिर टकला मकान मरुस्थल है, और उत्तरी भाग तो और उत्तरी साइबेरिया जो भी एक शुष्क मरुस्थली है कह सकते हैं हम। तो इन सब में क्या होता है कि वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, और तथा उत्तरी भाग के जो येनेसी और ये जो नदियां हैं, लीना नदी, तो ये क्या होती है कि वर्ष के कुछ महीनों में जम जाती है। तो इसमें भी अब देखो जम जाएगी नदी, पानी नहीं आएगा तो जल विद्युत का उत्पादन कैसे करेंगे। तो एशिया के अधिकांश जल संसाधन दक्षिणी एवं पूर्वी भाग में मिलते हैं। जैसे पूर्वी भाग में कौन सी है, हांगो, यांगसी जो बड़ी नदियाँ हैं, सिक्यांग नदी है, इरावदी नदी है, मेकांग नदी है, और भारत में गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। इसी तरह दक्षिण में और पूर्वी भागों में जल संसाधन मिलते हैं। अब आते हैं अमेरिका में जल विभव जल शक्ति। तो उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका में विश्व की लगभग 1/4 विभव जल शक्ति प्राय है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो प्रशांत तटीय राज्य है वहाँ पर क्या है, विषम धरातल है, और वो भी कैसा है, हिमाच्छादित पर्वत श्रेणियों का वहाँ पर विस्तार है, जहाँ से विशाल नदियाँ बहती है, और यहाँ देश की लगभग 40% विभव जल शक्ति विद्यमान है। अब देखो इसमें कौन से आते हैं, कोलोराडो नदी है, ये सब नदियाँ इसमें बहती हैं। दूसरा, रॉकी पर्वतीय राज्य में भी लगभग यही दशाएं मिलती है जो प्रशांत तटीय राज्यों में मिलती है, जिसके कारण यहाँ लगभग 20% विभव जल शक्ति पाई जाती है। पूर्वी राज्यों में अपलेशन पर्वत की अनेक नदियां तथा सेंट लॉरेंस नदी बहती है, और ये भी देश का 20% जल विभव पाया जाता है। अब देखो जो अपलेशन पर्वतमाला है तो वहाँ से भी बहुत सारी नदियां गिरती हैं। इसके विपरीत मध्यवर्ती भाग में विशाल मिसिसिपी नदी के होते हुए भी केवल 10% जल विद्युत मौजूद है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि उसके बांध बनाते और पीछे क्या होना चाहिए, जलाशय बनाते हैं, तो ऐसा वहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है, मैदानी भाग है, और मैदानी भाग में भी ये वर्ष भर प्रभावित होने वाली नहीं है। तो ये सब कुछ कारण है जो दशाएं, आवश्यक दशाएं यहाँ उपलब्ध नहीं है। कनाडा के जो जल संसाधनों की विभव शक्ति है वो संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी है, और यहाँ पर 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर विपुल जल संसाधन मिलते हैं। पहला है ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के विषम हिमाच्छादित पर्वतीय प्रदेश में, तथा दूसरा है ओंटारियो तथा क्यूबेक राज्यों के लॉरेंसियन पठारी प्रदेश, जहाँ महाद्वीपीय हिमनदन के कारण अनेक झील हैं, द्रुतपात निर्मित होने के कारण नदियों में जल प्रवाह है, और ये सभी कारण बारिश भी काफ़ी होती है, और मतलब सुवितरित है, एक जैसी होती है, ऐसा नहीं कभी तेज हो गई कभी कम हो गई, सुवितरित, और वर्षा प्रचुर होती है। तो ये सभी कारण है कि कनाडा में भी जो जल विद्युत है वो अधिक है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की लगभग आधी विभव जल शक्ति ब्राज़ील में स्थित है, और देखो इसका ब्राज़ील हमें पता है कि वहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, और उसका अधिकांश विशाल अमेजन नदी बेसिन में नहीं है, अपितु पूर्वी उच्च भूमि में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भारी बारिश होती है और तीव्र ढाल उपस्थित है। और शेष जो विभव जल शक्ति है दक्षिणी अमेरिका का, वो एंडीज पर्वत जो माला है उसके जो देश है उनमें विद्यमान है।
अगला आता है यूरोप में विभव जल शक्ति। तो यूरोप में विश्व की 10% विभव जल शक्ति प्राप्त होती है। उसमें नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, इटली तथा स्विट्जरलैंड के पर्वतीय भागों में तीव्र ढाल और प्रचुर वर्षा के कारण विभव जल शक्ति की प्रचुरता है। फिर आता है ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया की सीमित विभव जल शक्ति, ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम जल विद्युत की क्षमता है, वो भी दक्षिणी पूर्वी भाग तथा तस्मानिया में मौजूद है, जहां विषम धरातल और मध्यम वर्षा प्राप्त होती है। लेकिन न्यूजीलैंड में पर्वतीय धरातल तथा प्रचुर वर्षा होने के कारण ऑस्ट्रेलिया से अधिक विभव जल शक्ति मौजूद है। ये तो हमने देखे कि कहाँ पर जल विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमताएं हैं या कहाँ पर उसकी हम कर सकते हैं, संभावनाएं हैं या विभव है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर जल विद्युत शक्ति का विकसित हुई है या विकसित जल विद्युत शक्ति कहाँ कहाँ कौन से महाद्वीप में कहाँ कहाँ पर